Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today, we will discuss the Indian political thought in which we will focus on श्री अरविंदो. तो आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में, लेक्चर में. आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन. उसमें सबसे अधिक जो फोकस करने वाली बात है, आज हमारा फोकस होगा श्री अरविंदो पे. तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए उसके जीवन को और उसके आसपास के माहौल को जानना बहुत जरूरी है. उस समय की क्या परिस्थितियां थी, किस देश में है, और उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां क्या थी, उसी से हम डिसाइफर करते हैं, उसी से हम खोज के निकालते हैं कि कौन सा थिंकर क्या बात बोला और उसका कनोटेशन और बाद में इंटरप्रिटेशन किस तरह से होना चाहिए, वो हम उसी समझते हैं. तो फोकस करते हैं अपने जो लाइफ है, जीवन का, अरविंदो के जीवन पे हम फोकस करते हैं. तो उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, किन परिस्थितियों में पैदा हो रहे हैं. तो अब हम देखते हैं कब पैदा हो रहे. बॉर्न 15 अगस्त, जो हमारा आजादी का दिन भी है, लेकिन 1872 के अंदर 1872 इन कैलकाटा, बंगाल प्रेसिडेंसी, क्योंकि उस समय तक जो कैलकाटा था वो बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर में था. और क्योंकि उस समय तक, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, लेकिन 1857 के क्रांति के बाद 1858 में ईस्ट ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया. तो कलकत्ता जो बंगाल प्रेसिडेंसी का कैपिटल थी, या भारत की भी कैपिटल, काफी सालों 1911 तक वो भारत की कैपिटल भी रहती है, वहीं से ब्रिटिश हुकूमत काम करती है. बाद में जब नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पे भी ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो जाता है, तब वो अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं, दिल्ली बनाते हैं. उससे पहले अगर हम देखें तो वो मुगलों की कैपिटल रहती है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत जो है कलकत्ता से गवर्न करते थे. और अलग अलग जगह पे प्रेसिडेंसी थी, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ का जो तमिलनाडु का एरिया आज के समय में जो है वो मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था. और चेन्नई, जो उस समय मद्रास उसको बोलते थे, मद्रास उसकी कैपिटल होती थी. जो महाराष्ट्र का एरिया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था, और बॉम्बे जो मुंबई आज है वहाँ पे उसकी कैपिटल थी. तो ये कैपिटल अलग अलग जगह होती थी, वहाँ से ये चलाते थे. तो हम फोकस करते हैं कैलकाटा का, बंगाल की, क्योंकि उस समय इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एरिया कैलकाटा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एरिया में किया, और बहुत तेजी से जो है एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स भी वहाँ पे बहुत तेजी से हुए. जैसा कि हम जानते हैं, राजा राम मोहन राय जैसे लोग पैदा होते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोग पैदा होते हैं, या तमाम सारे सोशल रिफॉर्म एज वेल एज एजुकेशनल रिफॉर्म भी कलकत्ता के अंदर पैदा हो रहे हैं. हिज अपब्रिंगिंग वॉज कंप्लीटली वेस्टर्न. अब हमने जैसा बताया कि उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी, क्योंकि कलकत्ता अपने आप में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगा था. वहाँ के जो एलिट्स थे, जो बड़े लोग थे, वो पूरी तरह से, और उसमें भी अगर हिंदू एलिट्स जो थे वो बहुत तेजी से ब्रिटिश कल्चर को सीख रहे थे. और जो शिक्षा की तरीका था बंगाली से उन्होंने शिफ्ट कर दिया इंग्लिश पे. और जो बड़े लोग थे वो अपने बच्चों को इंग्लिश शिक्षा ही देते थे. तो अरविंदो के पिताजी डॉक्टर थे, और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय संस्कृति सीखे. वो अपने बेटे को एक इंग्लिश मैन की तरह बड़ा करना चाहते थे. तो बहुत कम उम्र में ही उन्होंने उनको इंग्लैंड भेज दिया. जैसा यहाँ लिखा, ही वॉज कंप्लीटली वेस्टर्न. वो चाहते ही नहीं थे कि इंडियन कल्चर को सीखे या इंडियंस की तरह रहे. उनके पिताजी चाहते थे कि वो पूरी तरह से वेस्टर्न हो, जैसे वेस्टर्न अंग्रेज लोग रहते हैं. उनका रहन सहन, पढ़ाई लिखाई, कल्चर, सब कुछ वैसा होना चाहिए, जिससे कि वो जेल हो सके उस सिस्टम में. फ्रॉम वेरी यंग एज ही वॉज शिफ्टेड टू इंग्लैंड. जैसा कि बहुत कम उम्र, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में इनको भेज दिया जाता है इंग्लैंड पढ़ने के लिए, बचपन में ही. और वहां पे 14 साल तक, 1879 से, आप देख सकते हैं 72 में पैदा हो रहे, 79 में वो चले गए इंग्लैंड, और 1893 तक वहीं पे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं. तो इनको भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान नहीं होता है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं है, धर्म का, और भारत में क्या हो रहा है वो भी ध्यान नहीं रहता है शुरुआत में. लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ तमाम सारे लोग उनको मिलते हैं ब्रिटेन के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे या इस तरह की चीज़ें कर रहे थे. वहां पे क्योंकि ये बचपन से ही बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी टाइप के लोग थे ये, और
ये समझदारी इनकी काफ़ी तेज थी, पढ़ने में भी काफ़ी तेज थे, इसलिए उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को ही लर्न वेरियस क्लासिकल मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, तमाम सारे, चाहे वो लैटिन हो, इंग्लिश हो, इस तरह की लैंग्वेजेस उन्होंने सीख ली। और सिर्फ सीखी नहीं, उसकी डीप स्टडी की, चाहे उसका लिटरेचर के बारे में हो, उसकी फिलॉसफी के बारे में हो, ये सारी चीज़ें, वेस्टर्न जितने भी आइडियाज़ थे वो वेस्टर्न फिलॉसफी में ये बड़े निपुण हो गए। तो इस तरह के, उसी के साथ साथ इनके जो पिताजी थे वो इनको फोर्स करते हैं कि उस समय तक, जैसा कि 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है, तो वो धीरे धीरे जो इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट होते हैं उससे वो इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में लेने के लिए अलाउ कर देते हैं। लेकिन उस समय तक सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती थी वो सिर्फ इंग्लैंड के अंदर होती थी, और वो खुद इंग्लैंड के अंदर थे। तो इनके पिताजी ने फोर्स किया कि आप भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा दें, ऑल्दो क्योंकि ये बहुत तेज थे, क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन इनकी मर्जी नहीं होती, इनको कभी इंटरेस्ट नहीं रहता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व करें या इस तरह की सिविल सर्विसेज जैसी कोई पोजीशन होल्ड करे, इस तरह का इनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर लिटरेचर, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा था। लेकिन उसके बावजूद पिताजी के फोर्स करने के साथ ही ये अपने चले जाते हैं। लेकिन वहाँ माना यह जाता है कि इन्होंने जो घुड़सवारी की परीक्षा थे उसमें वो फेल हो जाते हैं, और माना यह जाता है कि जानबूझ के फेल हो जाते हैं, कि वो नहीं करना चाहते। और वो वापस इंडिया ने, अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि आके क्या करे, जॉब क्या करे, तो ये बाद में वापस आते हैं। ड्यूरिंग हिज कैम्ब्रिज डेज ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इनटू इंडियन पॉलिटिक्स। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जो है, वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट होता है, क्योंकि कैम्ब्रिज के अंदर तमाम सारे इंडियन थिंकर्स वहाँ पे भारत की आज़ादी के लिए या फ्रीडम के लिए या अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे इनको समझ में आता है कि अच्छा, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म क्या है। और क्योंकि कैम्ब्रिज एक ओपन स्पेस होता है, कैम्ब्रिज एक ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे हर व्यक्ति को अपने बोलने की आज़ादी, ऑर्गेनाइज करने की आज़ादी होती है। तो वहाँ से ये लोग कैम्ब्रिज के अंदर रह के ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं आज़ादी के। लेकिन इनके पिताजी इससे काफ़ी नाराज होते हैं। तो बाद में ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई आयरिश नेशनलिस्ट फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस। उस समय आयरलैंड जो था उसके अंदर भी एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। उस आज़ादी के आंदोलन से ये काफ़ी प्रभावित होते हैं। आयरलैंड जब एक फ्री स्टेट बनता है, सॉवरन स्टेट बनता है, तो ये काफ़ी इंस्पायर, तो इससे इंस्पायर होके ये भारत को भी आज़ाद कराने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो अभी इनके पास कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है, लेकिन इनका इंस्पिरेशन जो एक तरफ पढ़ाई का था, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का था, और सिविल सर्विसेज, जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज थे उसमें जाने का था, जो उनके पिताजी का सपना था, वहाँ से वो तोड़ के उल्टी तरफ जा रहे हैं। भारत की आज़ादी के बारे में सोच रहे हैं, इंटेलेक्चुअल सोच रहे हैं, सिविल सर्विसेज से झुकाव उनका खत्म हो गया। बाद में ये वापस इंडिया आते हैं। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1893 एट द एज ऑफ 21 की एज में ये वापस इंडिया आ जाते हैं। और वहाँ पे ये इन इंडिया ही ज्वाइन द सर्विस ऑफ बड़ौदा स्टेट। अब इनके पास उस वहाँ पे जॉब तो होती नहीं, लेकिन वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल थे उनमें से बड़े बड़ौदा स्टेट के जो महाराजा थे, जो किंग थे, वो भी उनसे मुलाकात उनके कैम्ब्रिज के दौरान ही होती है। वो वहाँ पे जाते हैं तो मुलाकात होती है और काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं इनसे, अरविंदो से। तो कहते हैं कि अगर आपको कभी इंडिया आना है तो हमारे यहाँ सर्व कर सकते हैं। और बाद में जब वो इंडिया आते हैं तो इनको ज्वाइन करते हैं, बड़ौदा स्टेट को। अब बड़ौदा स्टेट को जब ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से इनकी जो दूसरी पारी है, अभी तक ये वेस्टर्न, पूरी तरह से पश्चिमी सोच पे आधारित थे, पश्चिमी लैंग्वेज जानते थे, इंग्लिश, लैटिन, इस तरह की लैंग्वेजेस जानते थे। हिंदी या बंगाली या दूसरी लैंग्वेजेस भी इनको नहीं मालूम थी, क्योंकि बचपन से ही इनको भेज दिया गया था इंग्लैंड में। तो अब इनका इंटरेस्ट इंडिया को जानने में हो जाता है और तमाम सारी लैंग्वेजेस सीखना शुरू करते हैं, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, बंगाली हो, इस तरह की लैंग्वेजेस सीखने की कोशिश करते हैं। वेयर ही बिगेन टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री। अब क्योंकि भारत के इतिहास को सिर्फ अंग्रेजी में उस समय तक तो पढ़ा नहीं जा सकता था,